जी को, आनंद जी को कि अवसर मुझे दिया गया कि मैं अपने सारे प्राध्यापक मित्रों के साथ संवाद करूं। व्याख्यान तो है ही नहीं, बातचीत के लिए मैं हाजिर हूँ। साहित्य की जो रचनात्मकता है वो बहुत विशिष्ट बात है। इसी पर हम बात करेंगे आज कि साहित्य और रचनात्मकता या साहित्य की रचनात्मकता। सबसे बड़ी बात यह है कि साहित्य अपने आप में एक संश्लिष्ट शब्द है। साहित्य हम किसको कहें, यह एक बहुत बहुत समय से विचार का प्रश्न रहा है। पूरे हमारे मतलब परंपरा से पुराने समय से ही रहा। अलग अलग परिभाषाएं गुलाब राय से लेकर के और हजारी प्रसाद द्विवेदी से लेकर के विजय देवनारायण शाही से लेके विद्यानिवास जी, तमाम लोगों ने अलग अलग तरीके से साहित्य क्या है इसको परिभाषित किया। वैसे साहित्य जो आज के समय में हम समझते हैं वह लिखित रचनात्मकता का एक संकुल है। और पहले तो वाचिक था ही, लेकिन अभी वो वाचिक और लिखित दोनों की रचनात्मकता का संकुल होता जा रहा है। सही बात यह है कि साहित्य करता क्या है कि आपकी सौंदर्यात्मकता को, आपकी ब्यूटी को, आपके भीतर के इनर जो खूबसूरती है उसको दर्शाने की वो कोशिश करता है साहित्य। आप जब सबसे अधिक सुंदर होते हैं तो सबसे अच्छा साहित्य लिखते हैं। यानी साहित्य ही जो है वह आपके भीतर की खूबसूरती को सर्वोत्कृष्ट तरीके से दिखाने, दर्शाने, प्रकट करने और मांझने का साधन। असल में जो साहित्य है वह भाषा, काल, शैली, तथ्य इत्यादि से कथ्य से परिचालित होता, आप सभी जानते हैं। लेकिन यह स्पष्ट मैं पहले कह दूं व्याख्यान के आरंभ में कि सभी कुछ को साहित्य नहीं कहा जा सकता। जिसमें रचनात्मकता के साथ कुछ कथात्मक विन्यास हो, जिसमें कुछ ऐसी बात हो, जिसमें ऐसा पुट हो, जिसमें हम ज्ञान के पक्ष को छोड़ करके, क्योंकि जो ज्ञानात्मक साहित्य है वो अलग है। ज्ञान, तकनीक, विद्वत्ता, पत्रकारिता, विधि, मेडिसिन, ये सब अलग प्रश्न हैं जो साहित्य से सीधे जुड़े हुए नहीं है। साहित्य में कथा, कविता, गद्य, ये सब ऐसी चीजें हैं, ऐसी विधाएं हैं जिनमें ये सब चीजें आती हैं। असल में जब साहित्य जो है वो भावों को उद्बुद्ध करते हुए जब सकारात्मक किसी प्रस्तुति को ले आते हैं उसको हम साहित्य कह सकते हैं, सकारात्मक प्रस्तुति को। साहित्य सकार को ही रिफ्लेक्ट करता है। साहित्य एकमात्र ऐसा मंच है जो लोकतंत्र का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है। कहने के लिए तो सारी राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि हम लोकतांत्रिक हैं और वो कहती हैं कि लोकतांत्रिक समाजों में हम रहते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में, मेरी छोटी सी मति में, एकमात्र अगर दुनिया में लोकतांत्रिक कोई जगह है वो साहित्य। साहित्य में आप निषेध कर सकते हैं, साहित्य में आप सकार कर सकते हैं, साहित्य में असहमति, बल्कि सही यह है कि साहित्य में असहमति का सबसे अधिक समादर है। साहित्य ही वो जगह है जहां राम पे भी प्रश्न उठ सकता है, जहां पर कृष्ण पर भी प्रश्न उठ सकता है, जहां पर भी किसी पे भी प्रश्न उठाया जा सकता है। तो साहित्य ही वो जगह है जहां हम व्यक्ति से समष्टि की ओर जाते हैं, समष्टि से व्यष्टि की ओर जाते हैं। यानी एक परस्पर आवाजाही है उसमें, जहां आदमी के इनर से लेकर के, आदमी के अंतः पक्ष से लेकर के समाज के बड़े ढांचे तक हम जाते हैं। लेकिन मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो भीतर की स्वायत्तता है उसे समाज द्वारा अध्यारोपित नहीं किया जाना चाहिए। भीतर की जो आध्यात्मिकता है, भीतर का जो सत्संग है, वह समाज के परिवर्तनकारी प्रसंगों से डिफर है। समाज के दोनों पक्ष महत्वपूर्ण है, समाज की सामाजिकता और व्यक्ति की आत्यंतिकता। इन दोनों को मिला के अगर कुछ बनता है तो साहित्य है। साहित्य को कभी एकांगिकता में न देखें आप कि साहित्य केवल हम अपनी जीवन के भीतरी पक्ष को प्रकट करें तो साहित्य है, ऐसा नहीं है। साहित्य बहुत कुछ परिवर्तनकामी भी है, परिवर्तनकामी भी है, लेकिन परिवर्तनकामिता वो बाहर की जितनी है उतनी ही भीतर है। इसीलिए यह बहुत हार्डवेयर ना, हमने रचनात्मकता की बात उठाई कि साहित्य की रचनात्मकता क्या है। को बोला ये जो साहित्य की रचनात्मकता है वह समाज के सर्वोत्कृष्ट परिवर्तन को जन्म देती है। ऐसा नहीं होता क्या बोल रहे हैं? तो चल पड़े जिधर दो डगमग में चल पड़े कोट पग उसी पड़ेगा। ऐसा कैसे होता?
यह रचना तब सिद्ध हुई जब एक इतने साल बूढ़ा आदमी हाथ में लाठी लिए हुए आगे बढ़ा, समाज का नेतृत्व किया, उसके पीछे इतने लोग चलने लगे। साहित्य हमारे समयों की सबसे सुंदर अनुभूति है, लेकिन उस अनुभूति को कैसे शब्द दिया जाए, यह साहित्य की कला कौशलता पे निर्भर करता है। और सही बात यह है कि वह कुशलता आपकी रचनात्मकता से आती है, जो हमारा मूल विषय का एक उपसंग भी है। इसीलिए महत्वपूर्ण यह है कि साहित्य क्या है। उसमें से एक बात यह है कि हम कहते हैं कि सहितस्य भाव इति साहित्यम, जो सहित होने का भाव है। सहित माने जिसमें हितग्राहिता हो, जिसमें किसी के लाभ करने की भावना हो, जिसमें मंगल की भावना हो। आप सबको पता, आप लोग विद्वान हैं, साहित्य के प्रोफेसर हैं, आप जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने लोक मंगल को सबसे बड़ा कारण माना है जीवन का। लोक मंगल, यह लोक मंगल ही साहित्य का मेरी दृष्टि में एक बहुत बड़ा कारक है। वह लोक मांगल्य जो है सहितस्य भाव को ले आता है, सहित होने के भाव को ले आता है। इसीलिए जब सहित कहते हैं तो सहित का एक अर्थ अंग्रेजी में कनेक्ट करना भी है, कनेक्शन भी है। अब सीताकांत महापात्र कहते हैं कि क्या हम कनेक्ट करें कि पहले से कनेक्ट है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो कनेक्टेड होता है, वो माँ की नाभि नाली से जन्म लेता है, पिता का खून उसमें होता है, उसमें बहनें होती हैं, उसमें भाभियां होती हैं, उसमें पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर होता है, पूरा पूरा एम्बियंस होता है। तो सीताकांत जी कहते हैं कि हम कहते हैं कि कनेक्ट हो, लेकिन हम तो पहले से कनेक्टेड। उस जो कनेक्शन है, जो सहित भाव है, उसकी सबसे सुंदर अगर अभिव्यक्ति है, उसको हम साहित्य के रूप में उसको कहते हैं। और जब साहित्य की हम अभिव्यक्ति करते हैं और उसकी रचनात्मकता को प्रमुखता देते हैं, तो हम करते क्या है, जो जीवन के वैल्यूज है, जीवन के जो मूल्य हैं, उन मूल्यों का प्रकटीकरण करते हैं। हम सब जानते हैं कि भारतीय जीवन में हमारे क्षमा है, करुणा है, दया है, प्रेम है, ये सब कुछ ऐसे मूल्य हैं जो दुनिया भर में तो है ही, लेकिन भारत में विशेष रूप से है। भारतीय साहित्य इन चीजों से विशेष रूप से बना हुआ है, उसका आधार ही इस आधार पर तय हुआ है कि वो इन मूल्यों के रक्षक के रूप में है। हम साहित्य आखिर रचते क्यों हैं? एक बहुत बड़े विद्वान ने पूछा कि अगर हम साहित्य न लिखे तो क्या काम चलेगा कि नहीं चलेगा। भाई, हमारे पास कार है, बंगला है, घोड़ा है, गाड़ी है, खेत है, सब कुछ है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि साहित्य के बगैर काम चल जाए? काम चल जाना चाहिए। साहित्य की जरूरत क्या आखिर हमारे समाज में? आखिर हम साहित्य को लाते क्यों? उसका एक उत्तर यह है कि साहित्य हमें जो हम होते हैं उससे बेहतर बना देता है। यह एक मैनेजमेंट है, एक समझिए, साहित्य अपने आप में प्रबंधन भी है। साहित्य को हम लोग केवल इमोशनल तरीके से नहीं देखें कि वो हमारी भावनाओं का प्रकटीकरण भी। हम ये कहते हैं कि साहित्य एक बहुत खूबसूरत प्रबंधन भी है, मैनेजमेंट भी है। यह मैनेजमेंट अगर आपको सही तरीके से देखना हो तो रामचरितमानस में देखिए, कैसे राम ने प्रबंधन किया जीवन का, कैसे हनुमान ने प्रबंधन किया। एक छोटी सी पुस्तक है हनुमान चालीसा, आप उसको पढ़ते होंगे, पढ़िए। उसमें कैसे हनुमान जी ने प्रबंधन किया है हर चीज का। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस, जो दायक फलचार। वो कह रहे कि निज मन मुकुर सुधार, अपने जो मन का जो दर्पण है, जब दर्पण धूमिल हो जाता है तो उस दर्पण को आदमी साफ करता है। अंतर मन का दर्पण जब भी धूमिल हो उसको हम साफ करें, यह कहते हैं तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में। जब तक अंतर मन के दर्पण को आप साफ नहीं करते, साहित्य प्रकट नहीं होता, जीवन प्रकट नहीं होता, सकारात्मकता प्रकट नहीं होती, आदमी के अंदर की भीतरी उद्बुद्धता प्रकट नहीं होती, भीतर का कौशल नहीं प्रकट होता। जब ये बताइए कि आपके चारों तरफ काली होगी, जब चारों तरफ अंधकार होगा, उस अंधकार से रोशनी की तरफ जाने की प्रक्रिया का नाम साहित्य है। और आपको देखिए कि कैसे ऋग्वेद में उन्होंने कहा कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर चले।
उन्होंने कहा कि अज्ञान से प्रकाश की ओर चले। हमारे ऋचाकार इतने प्राचीन समय में इतने उद्बुद्ध लोग थे कि साहित्य न कह के भी अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की प्रक्रिया बताया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? क्या यह सही नहीं है कि जो हम रचनात्मक होने की प्रक्रिया की बात करते हैं वह साहित्य में जीवन में अंधकार से प्रकाश होने की यात्रा है, अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाने की यात्रा है। और ज्ञान क्या है? वो भीतर इनबिल्ट है। विवेकानंद कहते हैं कि ज्ञान तो है आपके पास, एक आग है जिसकी राख जमी हुई है, उस राख को हटाने की आवश्यकता है। विवेकानंद कहते हैं कि आप उद्बुद्ध हैं, आप स्वयं में प्रमुख हैं। अहम ब्रह्मास्मि, हम द डिवाइन फ्लेम, हमारे अंदर स्वयं एक उद्बुद्धता है, वह एक राख से ढकी हुई है, उसको हटाने की प्रक्रिया जब हम करते हैं तो साहित्य में प्रवेश करते हैं। और मित्रों, साहित्य फिर क्या करता है रचनात्मक रूप में? पहले अतीत को खंगालता है, अतीत को ठीक से समझने की कोशिश करता है। मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति या जो समाज अतीत को नहीं समझता, परंपरा को नहीं समझता, समाज के नए प्रश्नों को, साहित्य के नए प्रश्नों को, लेकिन अतीत का अध्ययन करना और अतीत जीवी होना, मैं समझता हूँ कि दो बातें हैं। आप अगर पास्ट को देखते हैं, उसका परीक्षण करते हैं, यह एक प्रक्रिया, लेकिन पास्ट में चले जाते हैं, जिंदगी को वैसा ही बना लेते हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप 1952 की फिल्म देखिए, कोई 1969 की फिल्म देखिए, लेकिन आप ये सोचिए कि आज की स्थिति 1969 की तरह हो जाएगी, ये संभव नहीं है। जैसे कोई फिल्म है, आप उसको पुराने समय में नहीं ले जा सकते, आज के समय को पुराने में नहीं ले जा सकते, लेकिन पुराने समयों को आज के समय से परीक्षित कर सकते हैं, देखने की प्रक्रिया अपना सकते हैं। साहित्य वो काम करता है कि हमारे अतीत के पुनरीक्षण की प्रक्रिया साहित्य अपनाता है। आप जितने ही पुराने साहित्यों में जाएंगे, पुराने समयों में जाएंगे, आपको नई दृष्टि पुनरीक्षण से पैदा होती। साहित्य फिर वर्तमान में आता है। हमारे समय का जो सबसे सुंदर रिफ्लेक्शन है, सबसे सुंदर जो प्रतिबिंबन है, वो साहित्य में। मैं अनेक बार कहता हूं कि साहित्य सबसे अच्छा समाजशास्त्र है। मैं कहता हूं कि साहित्य सबसे अच्छा राजनीति शास्त्र है। लोग कहते हैं भाई ये कौन सी बात आप करते हैं? मैं कहता हूं कि आपको अपने समय में सबसे अच्छी जाति की राजनीति देखनी हो, पहलवानों की राजनीति देखनी हो, गांव की खराब स्थितियां देखनी हो, गांव की अच्छी स्थितियां देखनी हो, तो मैला आंचल पढ़िए। क्या सही नहीं है कि जब आप मैला आंचल पढ़ते हैं, जो 1950 और 55 के बीच की कृति है, तो आप बिहार के जो गांव की माने खराब स्थितियां हैं, जो अच्छी से अच्छी स्थितियां हैं, वो पता चलती है मैला आंचल से। कैसे मनुष्य से मनुष्य के संबंध बनते हैं, कैसे बिगड़ते हैं, कैसे उसमें मतलब दरार आती है, कैसे जुड़ाव होता है, यह मैला आंचल आपको बताता है। तो मैला आंचल क्या करता है? फणीश्वर नाथ रेणुका अपने समय के सबसे खूबसूरत राजनीति शास्त्र को प्रकट करता है, अपने समय के सबसे सुंदर समाज शास्त्र को प्रकट करता है। और मैं यहां तक आगे कहना चाहता हूं कि अपने समय के सुंदर मनोविज्ञान को भी प्रकट करता है, प्रेम के मनोविज्ञान को, मनुष्यता के नए भविष्य के मनोविज्ञान को भी प्रकट करता है। तो वह साहित्य वर्तमान को भी दिखाता है और फिर भविष्य की आपकी यात्रा भी करवाने के लिए प्रस्तुत होता है। साहित्य में अगर भविष्य दृष्टि नहीं है, जैसे हम अज्ञे की कोई कविता पढ़ें और अज्ञे की कविता में किसी नायिका के जो उपमा और रूपक है, उसकी जो सुंदरता के रूपक है, अगर वो 50 साल पुराने हैं, तो फिर वो वर्तमानता नहीं उसमें। लेकिन उसमें वर्तमानता इसलिए है क्योंकि बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, ये उनकी कविता की पंक्ति। अर्थ ये हुआ कि जब नया रूपक आता है, नई उपमा आती है, नई दृष्टि आती है, तो फिर साहित्य वर्तमान में आता है। लेकिन साहित्य वहीं तक रुकता नहीं है, साहित्य भविष्य के गहरे संकेत देता है। मैं तो कहता हूं कि जो ये बाबा जी लोग भविष्यवाणी करते हैं, इससे बेहतर संकेत साहित्य उपलब्ध कराता है, प्रकट तौर पर, साफ तौर पर, एक पॉजिटिव तौर पर, सकारात्मक तौर पर। और मैं मानता हूं कि साहित्य की इससे अच्छी रचनात्मकता क्या हो सकती है कि आपको समय के पार जाने की दृष्टि देता है,
मैं आपको एक सुंदर सा उदाहरण आपको रामचरितमानस से दूंगा। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। ये तुलसीदास ने इतने साल पहले कहा कि जिसके राज्य में प्रजा दुखी हो वह राजा नारकीय जीवन जीने के लिए अभिशप्त होता है। बताइए, इतने साल पहले कह के तुलसी ने भविष्यकामिता प्रकट की और आज हमारे 2024 में वह बात लागू होती है और आगे भी लागू होती रहेगी। अर्थ यह है कि हमको एक राजस भाव में भी रह करके यह ध्यान रखना होता है कि हम अपनी प्रजा का, अपनी जनता का, अपने लोगों का कैसे ख्याल करें। कभी केवल दरबारगिरी नहीं करता, कभी क्या करता है कि समय के लोकतंत्र को पूरे प्रतिष्ठा के साथ, पूरे स्वाभिमान के साथ, पूरी तेजस्विता के साथ प्रकट करता है। वो हमारे समय के दुर्गम सच को, सबसे कठिन सच को सामने प्रकट करता है। कोई इस तरह की बात न तो नेता कर सकता है, मैं तो खुल के कह रहा हूं कि पत्रकारिता भी नहीं कर सकती, केवल साहित्य कर सकता है। इसीलिए साहित्य की रचनात्मकता एक सच्ची रचनात्मकता है जिसमें पैसे की दुर्विसंधि को तोड़ा जा सकता है, जिसमें तमाम तरह के गलत प्रश्नों के तंत्रों को तोड़ा जा सकता है और उसमें व्यवस्था परिवर्तन के अनेक ऐसे कोण छुपे हुए हैं जो सिस्टम को बदलने के लिए तर्क सम्मत है। आप किसी भी रचना मर्म में उपस्थित होकर देखिए, किसी भी कविता में जाकर के देखिए, किसी भी उपन्यास में जाके देखिए, किसी भी गहरी कहानी में जाके देखिए, उसमें आपको अघोषित रूप से ये आवश्यक नहीं है कि कभी सीधा झंडा उठा के कहे कि हम सिस्टम में परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन उसकी भाषा में, उसकी रचना के मर्म में, उसके भीतरी आस्वाद में यह बात आपको प्रकट तौर पर पता चलती है कि उसमें व्यवस्था के परिवर्तन के कोण छुपे हुए थे। देखिए, साहित्य यही काम करता है अपनी रचनात्मकता में कि वो सर्जना के माध्यम से, अपने सृजन धर्मिता के माध्यम से समय की उपस्थिति को और महनीय बनाता है, एक बेहतर समय को लाने की कोशिश करता है, एक बेहतर लोकतंत्र को लाने की कोशिश करता है। कई बार जो व्यवस्थाएं पॉलिटिकल सिनेरियो में नहीं होती, पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल थिंकर्स जो बातें नहीं सोच पाते हैं, वो साहित्यकार बहुत पहले से सोच लेता है। उसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसका कारण यह है उनका संवेदनशील होना, उनका दिमाग और हृदय दोनों द्वारा परिचालित होना। अब आप देखिए कि एक राजनीति शास्त्री, एक समाज शास्त्री ज्यादातर दिमाग से परिचालित होता है, वो थ्योरेटिकल थिंकिंग करता है। लेकिन साहित्य एक ऐसा पक्ष है जहां मन और हृदय दोनों जुड़ जाते हैं, जहां मस्तिष्क भी जुड़ जाता है। तो साहित्य इन सारी स्थितियों का संकुल है, उनका एक गठजोड़ है, उनको ले चल के आगे प्रस्तुत करता है, क्योंकि वो उसका कारण ही है उसकी मनुष्यता की रचनात्मकता को विकसित करना। साहित्य इसीलिए सर्जनात्मक है, रचनात्मक है। यह रचनात्मकता का सबसे सुंदर पक्ष साहित्य इसीलिए है क्योंकि उसमें मनुष्यता के विविध कोण हैं, उसमें विभिन्न पक्षों पर साहित्यकार के दायित्व को दर्शाया भी गया। अब एक साहित्यकार केवल कविता लिखने के लिए कविता नहीं लिखता, या कोई गाना गाने के लिए वो कविता नहीं लिखता, या वो इसलिए कविता नहीं लिखता कि लोग उसका नारा बना लें या उसके नाम पे झंडा उठा लें। वो कविता इसलिए लिखता है कि पहली बात कि उसको लगता है कि ऐसा करना चाहिए, या लगता है कि करना चाहिए, यह उसके अंतः पक्ष का उद्भावन है। कोई भी आदमी ऐसे रह ही नहीं सकता जो संवेदनशील हो और परिस्थितियों पर उसकी नब्ज न हो, उसकी पकड़ न हो। एक बात। दूसरी बात कि जब वो अपनी बात को रखता है तो उसको एक बड़े धरातल पर सोच के रखता है कि उसके रिफ्लेक्शंस क्या होंगे, उसके प्रतिबिंबन क्या होंगे। निश्चित तौर पर साहित्य जो अपनी सामाजिकी है, सोशलाइजेशन है, उसको समझ करके अपनी बात को कहता है, इसलिए उसमें एक गहरा परिवर्तन का भाव छुपा हुआ होता है। लेकिन मित्रों, मैं ये जरूर कहूंगा कि जब आप परिवर्तन शब्द का प्रयोग करते हैं तो केवल अगर आप ये सोचें कि बाहरी परिवर्तन की बात साहित्य करता है या सामाजिक परिवर्तन की बात करता है, यह सही नहीं है। जैसा मैंने अपने व्याख्यान के आरंभ में ही आपसे निवेदन किया कि साहित्य जितना बाहरी परिवर्तन को बल देता है, उतना ही भीतर के मनुष्य को बदलने की प्रक्रियागत व्यवस्था भी देता है। जब तक आदमी नहीं बदलेगा, आप मुझे बताइए कि व्यवस्था कैसे बदलेगी।
विजय देवनारायण शाही ने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि एक साथ दोनों प्रक्रियाएं चलनी चाहिए, मनुष्य के भीतर का बदलाव और मनुष्य के भीतरी बदलाव के माध्यम से बाहर सिस्टम का बदलाव। यह जो पूरा बदलाव है वह साहित्य का हेतु है, साहित्य की गति की डायनेमिक्स ऑफ लिटरेचर है। और यह होगा कैसे? यह होता है एक टेस्ट से, सुरुचि से होता है। अगर आप में गहरी सुरुचि ही नहीं है, टेस्ट ही नहीं है, तो आप कैसे साहित्य रचेंगे और कैसे साहित्य पढ़ेंगे? पहले तो मैं एक बात बता दूं कि आज साहित्य पढ़ने की प्रक्रिया काफी लोगों द्वारा धीमी होती गई, उसके कोण बदल गए। ज्यादातर रील्स चल रही है 30 सेकंड की, और 30 सेकंड की रील्स में जैसे 30 मिनट आप देख ले रील्स को, 35 मिनट भी रील्स को देख ले, 1 घंटे भी रील्स को देख ले, फिर अपने हृदय पर हाथ रख के सोचे कि घंटे भर आपने 30 सेकंड की रील्स देखी, क्या पाया? हाथ रख के सोचिएगा अपने हृदय पर कि आपने पाया क्या। तब आप तुलना साहित्य से कीजिएगा कि साहित्य कितनी घनीभूत चीज है, कितनी बड़ी चीज है, कितनी शाश्वत एक उपस्थिति है जो आपको बड़ा बनाती है। अभी हम इतने क्षणिक होते गए हैं कि छोटी सी रील्स पर आ गए, और उस रील में एक तरह से प्रोपेगेंडा है, हमारे समय को एक तरह से दोहन करने का साधन है। उसमें से अच्छी बातें भी आती हैं, इसलिए मैं हर बात का नकार नहीं करता, लेकिन ज्यादातर जो पहलू है मैं उसकी बात कर रहा हूं। और हर चीज ज्यादातर पहलू के बात पर ही लगभग कही जाती है। आप सब जानते हैं कि साहित्य में जब भी रचनात्मकता की बात होती है तो उसमें साहित्य के माध्यम से जो जेंडर परिवर्तन है, जो मतलब जो लिंग के आधार पर चीजें आती हैं, आप देखिए कि स्त्रियों को किस तरह से समाजों में काफी दलित रखा गया है। साहित्य में ही नहीं, समाजों में भी है, व्यवस्था में भी है, परंपरा में भी है, धार्मिकता में भी है, सांस्कृतिकता में भी। एक तरफ हम कहते हैं कि उनको हमने बराबरी का दर्जा दिया, हमने उनको पूज्य बना दिया, हमने माता जी बना दिया, हमने उनको सब बना दिया, लेकिन वास्तविक रूप से उनकी स्थिति काफी टकराव भरी रही है, संघर्षमय रही है। साहित्य उसको शब्द देता है, साहित्य उसको गतिकी देता है, साहित्य वह तमीज देता है कि हम किसी को लिंग के आधार पर भेदभाव न कर सके। एक बराबरी, साहित्य आखिर है क्या बताइए मुझे? साहित्य की सृजनात्मकता किस बात में नहीं है? बराबरी में नहीं। अगर आपने बराबरी नहीं दी, एक ऐसा समाज नहीं बनाया जिसमें लोग बराबर अपने को अनुभव करें, और एक लिंग को केवल लिंग के आधार पर आपने दबा के रखा, सप्रेस करके रखा, तो साहित्य ही वो जगह है, साहित्य ही वो डेमोक्रेटिक फोरम है जहां किसी भी दमित को, दलित को, वंचित को, स्त्री को खड़ा होने की ताकत देता है। वो खड़ा होता है, जो लड़े दीन के हेतु सूरा सोई, पुरजा पुरजा कट मरे तबहु न छाड़े खेत सूरा सोई। तो साहित्य वह लड़ने की जमीन है, सबसे पहले लड़ने की जमीन साहित्य है, एक तरह से भावनात्मक रूप से, सर्जनात्मक रूप से, रचनात्मक रूप से। जहां लिंगों में भेद हो वहां लड़ने की वो जगह है, स्त्री को अपना स्थान दिलाने की वो जगह। समाज में आप देखते हैं कि धर्मों के आधार पर कितने बंटवारे होते हैं। एक आदमी इसलिए हमसे डिफर हो जाता है क्योंकि वो दूसरे धर्म का है। अरे भाई, साहित्य दी अदरनेस का सम्मान, दी अदरनेस मतलब अन्यथा, दूसरेपन का सम्मान। जो हम विचार रखते हैं, अगर उससे अलग कोई विचार रखता है, साहित्य वो फोरम। हम स्त्री हैं तो किसी पुरुष का सम्मान करें, हम अगर पुरुष हैं तो किसी स्त्री का सम्मान करें, अगर हम दोनों हैं तो किसी थर्ड जेंडर का सम्मान करें, हम अगर मार्क्सवादी हैं तो परंपरावादी का सम्मान करें, परंपरावादी है तो समाजवादी का सम्मान करें। यह जो एक तरह का वैचारिक आदान प्रदान, यह एक ढंग से मतलब दूसरे के सम्मान की भावना है। तो ऐसे ही धर्म में भी क्या आया है कि धर्म में अगर आप, मैं धर्म से अर्थ ड्यूटी की बात नहीं, कर्तव्य की बात नहीं उठा रहा हूं, जो एक तरह से संगठनात्मक जो धर्म है मैं उसकी बात कह रहा हूं। इस मतलब किसी भी दूसरे धर्म के व्यक्ति को सम्मान से स्वीकार करना सबसे बड़ा जो कारक तत्व है वो साहित्य। वही वो जगह है जहां किसी को सम्मान से ग्रहण करने की शक्ति देता है, ताकत देता है। वहां किसी
हिंदू को, किसी मुसलमान को, किसी ईसाई को, किसी यहूदी को, किसी वंचित को वो जगह देता है। और जो जगह नहीं देता है, मुझे शक है कि वो साहित्य है। ऐसा हो नहीं सकता कि साहित्य उस अलग जाति को, अलग वर्ण को, अलग स्थान को वो देता है। यानी एक तरह से वो विभिन्न धाराओं का संकुल है, वो विभिन्न राजनीतियों का संकुल है साहित्य। इसीलिए उसमें राजनीति की सकारात्मक रचनात्मकता आती है। मैं आपको बताऊं कि हिंदी में या भारतीय साहित्य में ऐसे बहुत से राजनीतिज्ञ हुए हैं जिन्होंने बहुत खूबसूरत अपने विचार प्रकट किए। आप अगर उदाहरण देखें, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बहुत सुंदर निबंध लिखे हैं। उनका सबसे प्रख्यात निबंध राम शिव और कृष्ण, राम कृष्ण और शिव है, कभी पढ़ के देखें। इसी तरीके से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर दीनदयाल उपाध्याय के आलेख हैं। आप देखिए कि वो कैसे लोग थे जो राजनीति को सांस्कृतिक जगह मानते थे। राजनीति कल्चरल प्लेस था उनके लिए, कल्चरल फोरम था उनके लिए। अभी राजनीति का स्वरूप बदला है। इसको सही करने का दायित्व अगर कोई कर सकता है मेरी दृष्टि में, तो साहित्य की सृजनात्मकता ही कर सकती है। साहित्य की रचनात्मकता ही वो ऐसी जगह है जो राजनीति को भी ठीक करने का, राजनीति को भी सही स्थान पर लाने का कार्य कर सकती है, क्योंकि उसके पास वह शक्ति है। कैसी शक्ति? जैसा मैंने अपने व्याख्यान के आरंभ में कहा, केवल दिमागी शक्ति होती तो राजनीति शास्त्र हो जाती, दिमागी शक्ति होती तो अर्थशास्त्र हो जाती, दिमागी शक्ति होती तो गणित हो जाती, फिजिक्स हो जाती, केमिस्ट्री हो जाती, वगैरह वगैरह। लेकिन भाई उसके पास वो शक्ति है जो इन शास्त्रों में नहीं है। वो क्या है? वो है हृदयगत संवेदनाओं का परिष्करण। मनुष्य की सबसे खूबसूरत किसी प्रेम को पाने की प्रक्रिया का नाम साहित्य। तो हृदय में जो उभरता हुआ प्रेम है वो साहित्य को पाने की प्रक्रिया है। तो इसमें इतनी चीजें शामिल हैं। सबसे बड़ी बात है कि साहित्य ऐतिहासिक प्रसंगों को बहुत खूबसूरती से अध्ययन करने की जगह। लोग कहते हैं कि साहित्य में कैसे इतिहास खोजेंगे। मैं कहता हूं कि आप साहित्य की कविताएं पढ़िए, उसमें आपको जो साहित्य का परिप्रेक्ष्य इतिहास के रूप में दिखाई देगा वो कहीं नहीं आपको मिलता। एक्चुअली जो इतिहास आपको पढ़ाया जाता है वह इतिहास ज्यादातर घटनाओं का, परिस्थितियों का और कुछ इकोनॉमिक चीजों का संकलन होता है ज्यादातर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा इतिहास ऐसा है, क्योंकि इतिहास बहुत पर ही सवाल खड़ा हो जाएगा। उसमें सांस्कृतिक प्रश्न भी बहुत है, सामाजिक प्रश्न भी बहुत है, लेकिन ज्यादातर इतिहास इसी कोण से। साहित्य क्या करता है? इतिहास के उन पक्षों को उठाता है जो समाज के वंचित जन, जिनकी समाज में भागीदारी नहीं है, अभी भी नहीं, उन लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने, उन गरीब, गुरबा और तमाम वंचित लोगों को साहित्य में खड़ा करने। जो इतिहास के वंचित है वही साहित्य के वंचित है, उनको खड़ा करने की कोशिश ये साहित्य करता है। ये समझ लीजिए कि साहित्य अगर वंचित को जगह नहीं देता, जो इतिहास वंचित है, तो वह साहित्य समकालीन कभी नहीं हो सकता। समकालीन साहित्य का अर्थ है स्मृति वंचित जो लोग हैं उनको स्मृतियों में लाना। सबसे बड़ी बात है मित्रों कि साहित्य स्मृति को शब्द देता है, स्मृति को रूपक देता है, मेमोरी को मेटाफर देता है। तो स्मृतियां किन की रही हैं? स्मृतियां उन गरीब लोगों की रही हैं जो समाज में अनाम रहे, जिनको आप देख नहीं सकते। जब वोटिंग होती है ना तो कुछ लोग जाते हैं सर्वे करने, आपने देखा होगा, पोस्ट पोल वो लोग रिजल्ट देते हैं आपको, लेकिन वो लोग नहीं जान पाते कि जो प्रकट तौर पर आपसे बोल देता है कि मैंने फलाना को वोट दिया, उसमें भारी जनता ऐसी होती है जो बोल ही नहीं पाती कि मैंने किसको वोट दिया। इसको ये सर्वे के लोग नहीं पकड़ पाते। 3 स्टेट के जो अभी रिजल्ट्स आए हैं वो इस बात के परिचायक हैं कि जो आप सर्वे करते हैं वो कैसे गलत होते हैं, क्योंकि आपने जनता की नब्ज को इसलिए नहीं पकड़ा क्योंकि जो आदमी जहां जमीन में धंसा हुआ है उस जमीन तक आप पहुंचे नहीं, आपकी पत्रकारिता नहीं पहुंची। साहित्य उस जमीन तक जाने का नाम है, स्मृति तक जाने का नाम है, उसकी मेमोरी तक जाने का नाम है। तो स्मृति की वंचना को दूर करने का जो उपक्रम है वो साहित्य। साहित्य स्मृतियों का एक बड़ा सा एक तरह से संकुल है। उसमें आपकी जो स्मृतियां हैं, आपकी जो यादें हैं, आपकी जो परिस्थितियां हैं, उनको ठीक और करीने से
रखता है और उसमें सृजनात्मकता लाने की वो विनम्र कोशिश करता है। इसीलिए जब आप समाजों के बारे में सोचते हैं तो स्मृति वंचित समाजों के बारे में ज्यादातर सोचते हैं, क्योंकि उनकी जगह आपने ऑटोमेटिक कम करके रखी हुई। तो वो लोग जो कि समाज में स्मृति वंचित रहे हैं, जिनको जगह आपने नहीं दिया, साहित्य उसको लाके सामने रखता है, स्त्री को सामने लाके रखता है, थर्ड जेंडर को सामने लाके रखता है, एक गरीब गुरबा को सामने लाके रखता है, जिनको आप छू नहीं सकते उनको सामने रखता है, जो आपकी आंखों से दृश्य नहीं हो सकते। जैसे मैंने ठोस उदाहरण आपको दिया कि जब आप सर्वे करने जाते हैं पत्रकारिता के माध्यम से, लेकिन आप सवाल पूछते हैं तो जो आदमी एकदम बोल ही नहीं सकता। एक बार ना एक शमशेर बहादुर सिंह ने बड़ी सुंदर बात कही कि जो मामूली आदमी शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। शमशेर बहादुर सिंह ने मामूली आदमी शब्द का प्रयोग किया। वह जो मामूली आदमी है जिसको आप देख नहीं सकते, आपकी आंखों के सामने नहीं है, क्योंकि आपके सामने मध्य वर्ग का वो आदमी है जो दिखता है अमूमन, या उच्च मध्य वर्ग का चमचमाता हुआ आदमी आपके सामने। साहित्य उन अत्यंत दमित जनों को उठाने का, उनको प्रस्तुत करने का, उनको खूबसूरती देने और उनको हीरो बनाने का कारण सबसे बड़ी बात। तो साहित्य की हीरोइक इमेज किस बात में है? जो जमे हुए लोग हैं उनकी नहीं, जो उखड़े हुए लोग हैं उनको जगह देने की जगह का नाम साहित्य। उन उखड़े हुए लोगों की जो जगह है वो साहित्य है। इसीलिए साहित्य की रचनात्मकता बनती है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि रचनात्मकता क्या है, तो हम कहते हैं कि जो रचनात्मकता है वो इस बात में निहित है कि आप वह कौन सा रेयर पक्ष है। जैसे मान लीजिए कोई केंद्र होता है ना, तो केंद्र के चारों तरफ परिधि होती है। कुछ लोग जीवन भर परिधि में रह जाते हैं, नहीं आ पाते केंद्र में, तो उन विकेंद्रित लोगों की जगह है, डिसेंट्रलाइज्ड लोगों की जगह है, परिधि पर आए हुए लोगों की जगह है, जो समाज में होते हैं, दिखते नहीं हैं। शमशेर जी के शब्दों में मामूली लोग होते हैं, दिख नहीं सकते। साहित्य उनको अपनी रचनात्मकता, उनको सृजनात्मकता देता है। और मित्रों, ऐसा संभव नहीं है कि साहित्य में जो परंपरा है, अब देखिए परंपरा कहते ही लोग रूढ़ समझने लगते हैं, लेकिन आप लोग विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं, इस बात का अंतर स्पष्ट होना चाहिए कि परंपरा अलग चीज है, रूढ़ अलग चीज है। देखिए जो परंपरा प्रवहमान है, जो गतिशील है, जिसमें डायनेमिक्स है, जो गतिशील है, वह तो आनी चाहिए, लेकिन जिसमें रूढ़ है वो नहीं आनी चाहिए। तो साहित्य उस परंपरा को लाने की प्रक्रिया भी है। क्यों? क्योंकि इस परंपरा है क्या, जानिए। परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी जो साझा हमारे मूल्य हैं, जो लोक प्रसंग है, उनको ले आता है साहित्य, उनकी आकांक्षाओं की प्रतिपूर्ति करता है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि साहित्य ऐसी परंपराओं की प्रस्तुति करता है जिसमें साझा परंपराएं होती हैं, जिसमें सामूहिक पहचान की उपस्थापना होती है। अक्सर परंपराएं जो होती हैं, आप देखिए कभी कोहबर अगर आप गए हों, हम तो अपने जहाँ के हैं मऊ, आजमगढ़, तो बहुत अच्छी पेंटिंग्स हम देखते हैं, वहाँ की खूबसूरती के साथ पेंटिंग्स वंदना जी भी बनाती हैं बहुत। वो जो आप कोहबर की कभी देखिएगा गांव में जाके, जब कोहबर बनता है भीत पर, या जब चौका पूरा जाता है, त्रिलोकीनाथ की कथा होती है, या जब क्या सत्यनारायण स्वामी की कथा होती है, या कोई भी कथा आप ले लें, तो वहां पर जो आप उस चौका पूरना है, ये जो है एक तरह से आपकी सामूहिकता को प्रकट करता है। लोग कहेंगे कि यहाँ आप चौका पूरने में और कोहबर में सामूहिकता कहाँ से उठा ले? अरे भाई, वो सामूहिक चित्त की अभिव्यक्ति है, ये मैं कह रहा हूँ। हमारी जो लोक मानसिकता है वह एक सामूहिकता को रिफ्लेक्ट करती है। उस सामूहिकता को प्रतिबिंबन देने का जो काम है वो हमारा साहित्य करता है, लेकिन करने के साथ साथ व्यक्ति के चित्त को पूरी तरह से बराबरी के साथ वो महत्व देता है। और मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी जो कवि है, कोई भी साहित्यकार है, वो अपना जो संपूर्ण है, टोटलिटी ऑफ द पोएट, टोटलिटी ऑफ द राइटर, टोटलिटी ऑफ द प्रोज राइटर, वो अकेले में नहीं रिफ्लेक्ट कर सकता।
मैं सारे प्रोफेसरों से अनुरोध करूंगा, इस बात को मैं दोबारा मैं कह रहा हूं, कोई भी रचनाकार अपने संपूर्ण को अकेले में ही व्यक्त नहीं कर सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्यों? क्योंकि उसका अकेलापन, उसका अकेला होना समाज सापेक्ष भी है और व्यक्ति सापेक्ष। कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं होता, एकांत हो सकता है, अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके पीछे की परंपराएं, उसके पीछे के चले आ रहे प्रसंग, उसके पीछे उसके पूर्वजों की संपत्ति, संपत्ति मतलब बौद्धिक संपत्ति की मैं बात कह रहा हूँ, उसके साथ होती है। इसलिए जब भी हम कोई रचना करते हैं, कोई साहित्य रचते हैं, तो कवि या रचनाकार अपने अकेलेपन में ही वो बात नहीं करता। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने कहा कि संपूर्ण विश्व के सारे विचार हमारे पास आए और हम विचारों के साथ। तो जब आप अपने को वैश्विक बना लेते हैं, मतलब एक विलेज में ग्लोबलिटी लाते हैं, एक गांव से ग्लोबल की यात्रा करते हैं और ग्लोबल से गांव की यात्रा करते हैं, ये कवि कर्म है। यानी कि स्थान से वैश्विकता की ओर जाना, वैश्विकता से ग्राम्य स्थिति, एक स्थानिकता की ओर जाना। इसीलिए कोई भी साहित्य जो है अपने रचनात्मक रूप में स्थानिकता से वैश्विकता की यात्रा है, वैश्विकता से स्थानिकता की यात्रा है। यह पारस्परिक आवाजाही है, ये बात हमें जाननी चाहिए। जब पारस्परिकता आप में आएगी, स्थानिकता से वैश्विकता की ओर जाना और वैश्विकता से स्थानिकता की ओर जाना, तब आप मानेंगे कि वह साहित्य का एक बृहद कर्म है, साहित्य का महत्वपूर्ण काम है। क्यों? क्योंकि जैसा आपको मैंने बताया कि जब आप अतीत में किसी साहित्य को ले जाके समझने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि साहब अतीत तो पुरानी चीज है, उसमें हमें क्यों जाना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, अतीत कोई गांठ नहीं है कि आपको बांध के रख लेगी, नहीं। अतीत एक समझने की प्रक्रिया है, समझने की तमीज है कि हमारे जो पास्ट में हुआ हम इस समय न करें और अपनी आगे की पीढ़ी को तो होने न दें। साहित्य उस सुंदर सी सावधानी का नाम भी है। लेकिन साहित्य कभी उस तरह से प्रकट तौर पर सावधान नहीं करता जैसे कि नीति शास्त्र करता है। अब नीति, पंडित जी क्या पहुंच जाइए उपदेशकों के यहाँ, तो कहेंगे सावधान, आपका जीवन खराब हो जाएगा, आप बहुत पाप कर रहे हैं। ये काम साहित्य का नहीं है। साहित्य उपदेशक नहीं है, साहित्य उपदेशना नहीं करता। साहित्य सबसे पहले समझने की प्रक्रिया है। हम खुद को समझते हैं, तब इसके बाद हम कोई बात साहित्य अपने भीतर की प्रक्रिया को उजागर करके बाहर ले जाने का साधन है। इसीलिए जब अतीत को हम समझने की कोशिश करते हैं, तो अतीत हमारे यहाँ गांठ के रूप में सामने नहीं आती। और जैसा मैंने कहा कि साहित्य के कई ऐसे बिंदु हैं जिसको हमें समझने की रचनात्मक रूप से जरूरत है। वो ये है कि जैसा हमने शुरू में कहा कि साहित्य एक तो परिवर्तन का साधन है, इसमें तो दो राय नहीं। भावनाओं का सार भी है, प्रकृति की सुंदरता भी है। अभी प्रकृति पर हम बातचीत ले जाएं तो यह जो विमर्श है, ये हमारी बातचीत बहुत आगे चली जाएगी। लेकिन चूंकि उर्वशी जी ने जो हमें समय दिया, उसके हिसाब से हम वही समय लेंगे और अपने बातचीत के अंत में अब कुछ आमंत्रित भी करेंगे कि लोग हमसे सवाल पूछें। हम ये कह रहे हैं कि प्रकृति की सुंदरता भी साहित्य का एक खूबसूरत उपादान, नेचर की ब्यूटी। हिंदी में तो आपको मैं बताऊं कि मुझे जो सबसे पसंद के प्रकृति के लोग लगते हैं, उनमें पद्माकर, सेनापति और सुमित्रा नंदन पंत लगते हैं ज्यादातर। आप कभी पद्माकर को पढ़ के देखिए। पता नहीं क्या हो गया हमारे हिंदी समीक्षा को और हिंदी के पाठ्यक्रमों को कि हम लोग जिस तरीके से रीतिकाल को पढ़ना चाहिए, या मेरा दर्द है, आप लोग अपने स्तर पे इसको देखिएगा कि रीतिकाल को लगभग हमने छोड़ ही दिया है, ठीक से पढ़ते नहीं। लगभग ऐसा नहीं कि इसमें आपके साथी नहीं पढ़ते हैं, उसकी समीक्षा नहीं करते हैं या भूषण मतिराम और देव को पढ़, लेकिन उनको जैसे हमने अभी एक हाशिए का विषय बना के रखा है। मेरा इस आप लोगों के कहने के माध्यम से या इस मंच के माध्यम से जरूर ये कहना होगा, क्योंकि जो शोध की दिशाएं कही गई हैं, इस आपका जो विषय है मूल रूप से कि कौन से ऐसे विषय हो सकते हैं शोध के जो कि ऐसे हो जिनमें नई संभावनाएं,
तो मैं रीतिकाल को इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आधुनिक तरीके से परीक्षित किया जा सकता है रीतिकाल को शोध में, और नई दृष्टि दी जा सकती है, क्योंकि रीतिकाल के 20-25 ऐसे बड़े कवि, जिसमें एक नाम आपको भिखारी दास का लेना चाहूंगा। ऐसे ही मैं अनेक नाम, भिखारी ठाकुर नहीं, भिखारी दास मैंने कहा, एक बड़े रचनाकार थे, अलंकार शास्त्री थे और काफी बड़ा उनका काम है। इस तरीके से बहुत से ऐसे रचनाकार हैं जिनको हमने अभी लक्षित नहीं किया है ठीक से। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अलक्षित है, लेकिन ठीक से लक्षित नहीं है। उन पर गहरी समालोचनाएं नहीं है, उन पे गहरा काम नहीं है, उन पे आप अगर कुछ पढ़ना चाहें तो वो चीज आपको उपलब्ध लगभग नहीं मिलेगी। और साहित्य चूंकि प्रकृति के उपादानों के वर्णन के साथ साथ जो मानवीय रिश्तों की जटिलता है उनको ले आके प्रस्तुत करता है, ये जरूरी है उसको करना। और इस माध्यम से जो आदमी के भीतर की खूबसूरत सर्जनात्मकता, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी है। अच्छा ये बताइए कि क्रिएटिविटी आपकी प्रकट कैसे होती है? स्थानवाची है, व्यक्तिवाची भी है ना? और माने आप अगर व्यक्तिवाचिकता को ही अगर रचनात्मकता मिले, कई लोग रचनात्मकता पे तो एक देखिए साइकोलॉजिकल पद है और एक बड़ा पद है, लेकिन मैं उसमें मनोविज्ञान में नहीं जाना चाहता। लेकिन जिसको हम इंटेलिजेंट और जीनियस कहते हैं, तो इंटेलिजेंट अलग होता है और जीनियस अलग होता है। साहित्य क्या करता है कि मनुष्य की भावनाओं को गहराई के साथ डिपिक्ट करता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो जीनियस होते हैं। जैसे मैं ऐसा मानता हूं कि तुलसीदास एक जीनियस पोएट, मतलब अद्वितीय कवि थे। उनके जैसा होना तो किसी कवि का किसी जैसा नहीं होना चाहिए। अगर प्रद्युम्न जी हैं तो प्रद्युम्न जी ही रहने चाहिए, दूसरे नहीं होने चाहिए। उनकी अनन्यता बनी रहनी चाहिए, उनकी एक तरह से उनकी अक्षरता अपनी बनी रहनी चाहिए। तो मानवीय रिश्तों की जो जटिलता है इतनी खूबसूरती के साथ प्रकट करने का जो काम है, वो पूरा का पूरा जो महाभारत है, महाभारत को तो छोड़ दीजिए, अब थोड़ा पहले और चलिए, उपनिषद में चलिए, या आप अगर ऋग्वेद काल में भी जाइए, तो ऋग्वेद काल में एक कवि महिदास हुए। महिदास कहते हैं कि साहब जो ये हमारी फसलें हैं वो कितनी हरियाली हों, हमने हरी हरी हों, वर्षा हो, मतलब उस काल का जो कवि है, उस काल का जो ऋचाकार है ना, वो किस तरह से अपने दृष्टि को दृष्टा के रूप में देखता है। वहां सृष्टा भी है और दृष्टा भी है, एक साक्षी भाव से वो दुनिया को देखता है। मैं समझता हूं कि हमारे समय का कवि केवल साक्षी भाव से कवि की तरह नहीं देखता, वो कई बार एक्टिविस्ट भी होता है। तो सभी तो कवि एक्टिविस्ट नहीं होते, सभी कवि तो आंदोलनों में शामिल नहीं होते, लेकिन काफी लोग एक्टिविस्ट भी हैं। तो हमारे समय में सृष्टा और दृष्टा के साथ साथ उसमें उपस्थित होने का भी भाव होता है। इसीलिए साहित्य बेजुबानों की आवाज है, जो बेजुबान की रचनात्मकता है, बेजुबान की सर्जनात्मकता है। चराचर में पशु हैं, पक्षी हैं। मैं आपको बताऊं, आप अगर फणीश्वरनाथ रेणु की कोई कहानी पढ़िए तो उनकी पक्षी उड़ नहीं जाती है, उनकी पक्षी टूट टूट टिंग टिंग ऐसे ऐसे ध्वनि के साथ उड़ती है, उसमें ध्वन्यात्मकता है। उन्होंने पूरी कोशिश की, फणीश्वरनाथ रेणु ने, कि चिड़िए की आवाज को, चिड़िए के प्रसंग को उसकी मानवीयता में, उसकी गहराई में उपस्थित करें। उसको एक बेजुबान को जो शब्द उन्होंने देने की, उसी की शब्दावली में जहां तक समझ पाए रेणु, वो समझने की उन्होंने कोशिश की। तो साहित्य उस बेजुबान को आवाज देने की एक बड़ी विनम्र और खूबसूरत कोशिश है मित्रों, मैं ये कहूंगा। और ऐसे ही नहीं है बेजुबान की आवाज, क्योंकि न्याय हमारे समय का बहुत बड़ा प्रसंग है। जस्टिस, अगर हमको वंचित के लिए जस्टिस नहीं मिली, बेजुबान के लिए न्याय नहीं मिला, तो काहे का साहित्य? तो साहित्य कोई जज नहीं, हमें ये बता रहा हूं। साहित्य का काम निर्णय देना नहीं। ये भी थोड़े हमारे जो माननीय प्रोफेसर लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनको मैं कहूंगा, साहित्य उपदेशक नहीं है, साहित्य जजमेंटल नहीं। ये दो बातें आपको समझनी चाहिए। साहित्य जज नहीं हो जाता कि मैं फैसला दूंगा, फैसला देना उसका काम नहीं है। साहित्य परिस्थितियों के सापेक्ष बात को रखता है।
सकारात्मक पक्ष को रखता है। उसकी सृजनात्मकता इस बात में है कि जो जिंदगी के खूबसूरत पक्ष हैं, जिंदगी के सबसे विद्रूप पक्ष हैं, जो सबसे कठिन पक्ष हैं, जो सबसे जटिल पक्ष हैं, उनको सामने वो ला करके रखता है। ये उसकी सबसे बड़ी, इसीलिए न्याय की बात वो सामने सीधे नहीं कहता कि न्याय लाओ। अगर वो ऐसा करता तो राजनीति शास्त्रियों की तरह नारेबाजी करता, या हमारे यहाँ बीच में प्रगतिवादी जो काव्य था, आपने देखा होगा, मुझे तो साहित्य के भीतर बहुत जाने का अवकाश यहाँ नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि प्रगतिवादी जो साहित्य बीच का था वो काफी हद तक नारेबाजी में कन्वर्ट हो गया था। उसका कारण यही था कि उसने अपने तरीके से सीधे जो साहित्य का काम नहीं है उसने वो मांग करनी शुरू कर दी थी। साहित्य तो एक आत्यंतिक ऐसी अभिव्यक्ति है कि खुद ब खुद जनता कहे कि हाँ न्याय होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। साहित्य अपने आप में उस तरह का फ्रंट नहीं है जैसे पॉलिटिकल फ्रंट है। तो साहित्य न्याय की पुकार भी करता है, यही उसकी सबसे बड़ी सृजनात्मकता है, उसकी सबसे बड़ी रचनात्मकता है। और मैं एक मित्रों कहना चाहूंगा कि साहित्य सबसे खूबसूरत प्रेम का उत्सव, फेस्टिवल ऑफ लव है। सबसे खूबसूरती अगर प्रेम की कहीं है तो शायद जिंदगी से भी ज्यादा फैंटेसी साहित्य में। जो नायिका आपको साहित्य में सुंदर दिखती है, या जो नायक आपको साहित्य में सुंदर दिखता है विद्यापति के यहाँ, या आपको जायसी के यहाँ, या आपको दूसरे कालिदास के यहाँ, शायद जीवन में वैसी नायिका आपको न मिले। तो कुछ चीजें तो फैंटेसी भी जिंदगी की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सब चीज यथार्थी क्यों होना चाहिए, और यथार्थ भी कई लेयर्स के होते हैं। तो ऐसा होना और प्रकट यथार्थ क्यों होना चाहिए जो सब कुछ दिखाई दिखा दे। आखिर कुछ जो जीवन का रहस्य है कि नहीं, बताइए। अगर रहस्य नहीं होता तो फ्राइड यह बात क्यों कहता, बताइए, कि जो आप जिंदगी देख रहे हैं उसका कितना हिस्सा आप जिंदगी के बारे में जानते हैं, आप अपने ही बारे में कितना जानते हैं, बताइए। पूरे जीवन भर आप अपने को देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो भी 10 से 20% से ज्यादा आप अपने को नहीं समझते। दूसरों को तो खैर समझने की बात ही अलग है, छोड़ ही दीजिए आप कि दूसरों को आप क्या समझते हैं, लेकिन अपने को समझने में, जैसा कि मनोवैज्ञानिक कहते हैं और प्रख्यात मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जीवन में अपने को समझना और दूसरों को समझना एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। जिसके साथ आप जीवन भर रहते हैं उसको भी 10% 20% से ऊपर नहीं समझते। यह एक रहस्यात्मकता है, जिंदगी उसी रहस्य का एक संकुल है, और साहित्य उसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति। मित्रों, हम जब भक्ति काल को अपना गोल्डन पीरियड कहते हैं, अपना मतलब एक तरह से स्वर्णिम काल कहते हैं, बताइए उसका कारण क्या है। छायावाद को हम स्वर्णिम काल कहते हैं, उसका कारण क्या है। मेरी दृष्टि में उसका कारण यही है कि रहस्य की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति वही मिलती है। मैं समझता हूं कि दुनिया का श्रेष्ठतम साहित्य वो है जो रहस्य की खूबसूरती को प्रकट करता है, और प्रेम से सुंदर रहस्य क्या हो सकता है। उसको तो आप जान ही नहीं सकते, कोई जानेगा जान निहारा, तुलसीदास। कितना कठिन है कि कोई अपने को जाने। जब अपने से प्रेम आप कर लेते हैं तब किसी अन्य में जाते हैं। जो अपने को जान ही नहीं सकता, जो अपने को प्रेम ही नहीं कर सकता, वो दूसरे को क्या प्रेम करेगा। दूसरे अर्थों में अगर आप दूसरे को प्रेम कर रहे हैं तो उसका अर्थ यह है कि आप खुद से प्रेम कर रहे हैं। अगर आप में द्वैत है, किसी को प्रेम करते समय आप में द्वैत है कि आप किसी से प्रेम कर रहे हैं, तो सही नहीं। विद्यापति ने और सूर ने यह बात लिखी है कि राधा और कृष्ण दोनों एक दूसरे को एक ही समझते थे। यह जो अनन्यता है, अन्यता नहीं, अनन्यता है, यह केवल साहित्य में संभव है। यह उसकी सृजनात्मकता है, यह उसकी रचनात्मकता है। सबसे खूबसूरती उसकी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वही खूबसूरती साहित्य को प्रेम का उत्सव बना देती, फेस्टिविटी ऑफ द लव बना देती, फेस्टिवल ऑफ द लव बना देती। अगर साहित्य न होता तो प्रेम इतना सुंदर कहाँ हुआ, प्रेम के कोण कहाँ इतने सुंदर है, प्रेम के रहस्य कहाँ सामने आए। ये साहित्य ही वो जगह है जहां आप प्रेम में पड़ जाते हैं, जहां आपका मन करता है कि हम उसके अंतरात्मा में उतर जाएं, उसके भावनाओं में उतर जाएं। साहित्य आपको वो रहने ही नहीं देता। मेरा यह कहना है कि रचनात्मक होने का मतलब क्या है कि आप एक कविता पढ़िए। मैं आपको एक टेस्ट देता हूँ, टेस्ट।
अभी चूंकि विषय हम ये रखे हुए हैं साहित्य और सृजनात्मकता या साहित्य और रचनात्मकता, तो मैं टेस्ट देता हूं। आप एक कविता पढ़िए और उसके पढ़ने के बाद अपने भीतर के रिफ्लेक्शंस को महसूस कीजिए। आप देखेंगे कि आप वही नहीं रह गए जो कविता पढ़ने के पहले थे। आप एक काम कीजिए कि अपने कक्षा में एमए की या बीए की कक्षा में एक विद्यार्थी से को कहानी सुनाइए और कहानी के बाद जो उनके भीतर सांस्कृतिक और भावनात्मक संचरण हो रहे हैं, कम्युनिकेशंस हो रहे हैं, कल्चरल और इमोशनल कम्युनिकेशंस हो रहे हैं, उनको लेके देखिए कि क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं उसके भीतर। मैंने तो एक व्याख्यान में बेंगलुरु में कहा था, वो इंडियन बिजनेस एकेडमी का व्याख्यान था, वो आपको मैं कहना चाहूंगा। मैंने कहा था कि साहित्य की जरूरत एमए जो साहित्य में करते हैं उनकी नहीं, केवल उन्हीं के लिए नहीं है, जो बिजनेस का मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं उनको भी साहित्य उतना ही जरूरी है, जो फिलॉसफी से एमए कर रहे हैं उनके लिए भी साहित्य उतना ही जरूरी है, जो फिजिक्स से एमएससी कर रहे हैं, जो केमिस्ट्री से, जो मेडिसिन से, जो विधि यानी लॉ से कर रहे हैं, उनके लिए भी साहित्य उतनी जरूरी चीज है। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग बनाती है, आपके भीतर एक तरलता पैदा करती, लिक्विडिटी पैदा करती है। ये जो लिक्विडिटी है ना, तरलता है ना, वो साहित्य में ही है। वो साहित्य की सृजनात्मकता का, साहित्य की रचनात्मकता का सबसे बड़ा प्राण तत्व है। यही मैं कह रहा हूँ। वही प्राण प्रतिष्ठा अभी अयोध्या में हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा करना हो किसी के भीतर, तो उसके भीतर प्रेम ले जाइए, उसके भीतर करुणा ले जाइए, उसके भीतर क्षमा ले जाइए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। आखिर हम सड़क पर किसी एक पत्थर को उठा लेते हैं, उसको धो पोंछ करके मंदिर में रख करके कैसे उसको शिव बनाते हैं बताइए? क्योंकि हम अपने को ही शिव के रूप में प्राण प्रतिष्ठित कर देते हैं, तब वो शिव बनता है। नहीं तो शिव नहीं, पत्थर शिव नहीं हो सकता। साहित्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अपने प्राण को उसमें फूंकते हैं, प्राण डालते हैं, अपनी उपस्थिति को दर्ज करते हैं, अपने भीतर के आत्यंतिक पक्षों को ले आते हैं। इसीलिए साहित्य एक हमारे सांस्कृतिक संरक्षण का, अंग्रेजी में शब्द यूज करूंगा, कल्चरल कंजर्वेशन का सबसे खूबसूरत फोरम। कल्चरल कंजर्वेशन, देखिए संस्कृति पर एक बहुत बड़ा दुनिया में संकट है। लोग सांस्कृतिक शरण के शिकार हो रहे हैं। इतने मतलब संबंधों की विरलता बढ़ती जा रही है, इतने लोग एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं। मतलब आप फेसबुक में दोस्त हो सकते हैं पूरी दुनिया के, अमेरिका से भी कोई मित्र आपका हो सकता है, अफ्रीका का कोई नाइजीरियन आपका मित्र हो सकता है, आपका मित्र कोई कैनेडियन हो सकता है, लेकिन आपके जस्ट पड़ोस में, आपके फ्लैट में, आपके गांव के बगल के गांव का आदमी, उससे आपके संबंध क्षरित होते जा रहे हैं। ये जो संबंधों का एक तरह से विच्छेदन हो रहा है हमारे समय का, ये बहुत बड़ी बात है और इसको समझने की जरूरत है कि जो सांस्कृतिकता में बदलाव आ रहा है, या जो एक कल्चरल एक तरह से मैं कहूंगा कि लैग है, सांस्कृतिक अंतराल है, उस सांस्कृतिक अंतराल को बहुत समझने की आवश्यकता है। और साहित्य उस सांस्कृतिक अंतराल को दूर कर, उस सांस्कृतिक अंतराल को दूर करके एक संस्कृति के बीच में पुल का काम करता है। पुल, सेतु है, ब्रिज है। इसीलिए बार बार जो सहित शब्द है इसका, मैंने शुरू में ही कहा था, जिसमें हित निहित हो, कल्याण हो, मंगल हो, मांगल्य की जब भावना होगी, तो जो आपके भीतर के गैप, हृदय से हृदय के गैप हैं, पैसे से पैसे के गैप हैं, समाज से समाज के गैप हैं, लिंग से लिंग के गैप हैं, जाति से जाति के गैप हैं, वर्ण से वर्ण के गैप हैं इत्यादि, उनको दूर करने में साहित्य वो सफलता दिलवाता है। तो साहित्य के ये जो सृजनात्मक पक्ष हैं वो इतने मजबूत और इतने खूबसूरत हैं कि आप इसको जब परीक्षा के लिए, मैंने कहा कि अपनी कक्षा में जो है जब आप साहित्य को पढ़ाते हैं, अभी हमने कहा कि आप एक कहानी पढ़ा के देखिए कि कैसे बच्चे को कहानी पढ़ने के पहले और कहानी को पढ़ने के बाद उसके मन पर जो आंतरिक रिफ्लेक्शन होता है, बल्कि कोई अगर ऐसा मीटर हो, जो कि मनोवैज्ञानिकों के पास वो मीटर होता है, तो नाप के देखिएगा, आपके अंदर तुरंत अंतर आ जाएगा। आप बहुत मैं मतलब एक बहुत बड़ी जो बीमारी थी
पूरी दुनिया की बीमारी थी, कोविड जो बीमारी थी। मैं पटना में भर्ती था एक अस्पताल में, और आपको अचरज होगा कि मैंने तुलसी के पदों को, सूर के पदों को, है ना, मीराबाई के पदों को स्मृति में ला करके और अपने को एनर्जेटिक रखा। कितनी बड़ी ताकत है, आप देखिए। पहली बार लगा हमको कि सूर्य इतना बड़ा कवि हो सकता है, इतना भीतर से हमारे जमा हुआ कवि हमारे अंदर के भाव को प्रकट करता है। इतने अच्छे से सूर्य ने राधा के बारे में, कृष्ण के बारे में, तो हमने यह प्रैक्टिकल अपने जीवन में देखा, खुद अनुभव किया है। और 1 महीने में बहुत गहन बीमारी में था, एक तरह से मरणासन्न बीमारी में था पटना में, लेकिन मैंने अपने जीवन को पुनर्सर्जित किया इन महान कवियों के बल पर। फिराक गोरखपुरी को मैं याद करता था, उनके शेर को, उनकी कविताओं। यह आपको स्मृति दिलवाने का काम साहित्य करता है, एक तरह का शैक्षिक उपकरण है, एजुकेशनल इंस्ट्रूमेंट भी है, ये ना समझे। कक्षा में जब आप कोई नई चीज बताते हैं बच्चे को, और आप मीरा का कोई पद जैसे पढ़ाते हैं, मीरा का पद, चलिए मैंने एक लाइन ले ली, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। कहा उन्होंने इतने साल पहले कि संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, संतों के पास बैठ बैठ करके मैंने लोक लाज को खो दिया। यह वो हर्षित भाव से कर रही है, चुनौती के भाव से कर रही है, एक विमर्श को सामने रखती है कि मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में, कि एक स्त्री पुरुषों के बीच में कैसे बैठती है, संतई कैसे करती है, राजपूत की बहू कैसे वहां जाके करती है। वो गई, रविदास की शिष्या बनी, जो मोची का काम करते थे। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। लोक लाज शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। हमने लोक लाज किसको बना रखा है? एक पुरुषवादी, मर्दवादी जो हमारा समाज है, उसमें हमने स्त्री के ढांचे को गढ़ के रखा हुआ। ऐसी होगी स्त्री, ऐसे रहेगी, ऐसे महलों में कैद रहेगी, ऐसे घरों में कैद रहेगी, वगैरह वगैरह। लेकिन संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, उन्होंने एक तरह से विद्रोह किया। खोई से अर्थ है मैंने नहीं माना, मैंने स्वीकार नहीं किया, मैंने अपनी जिंदगी जी, क्योंकि मैं अपने प्रियतम को पाना चाहती हूँ, उस परम को पाना चाहती हूँ जो अभिष्ट है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो जब आप साहित्य के पाठ को इस सर्जनात्मक तरीके से ग्रहण करेंगे, तो वह एक आपको शैक्षिक उपकरण जैसा भी, एजुकेशनल इंस्ट्रूमेंट जैसा भी प्रकट होगा। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जैसा मैंने कहा कि साहित्य जो है ना, आपकी एक तरह से मनस चिकित्सा भी करता है, मानसिक चिकित्सा भी करता है। ये मैंने अपने उदाहरण से आपको बताया कि कैसे मैं 1 महीने रहा और कैसे मैंने जिंदगी को, एक जो शारीरिक संघर्ष था वो तो मैंने किया, मनोगत संघर्ष भी मैंने किया। तो मनस चिकित्सा साहित्य बहुत खूबसूरती से करता है। अभी एक हिंदुस्तान टाइम्स लिटरेरी फेस्टिवल दिल्ली में हुआ था, मैं उसमें गया था अभी, तो उसमें यही विषय रखा गया था कि मनस चिकित्सा के रूप में साहित्य। बड़ा खूबसूरत विषय था, मुझे थोड़ा सा नया भी लगा। तो ये आपके लिए थोड़ा सा 2-3 लाइन में बताना चाहूंगा अपने अनुभवों को, कि साहित्य मनस चिकित्सा इस रूप में है कि जब आप कठिन प्रसंगों में होते हैं तो आपको मैला आंचल पढ़ के अच्छा लगता है। जब आप बहुत दुख में होते हैं तो आपको रामचरितमानस पढ़ के सुकून मिलता है। अच्छा, दुनिया में ना आप सब चीज खरीद सकते हैं, सब चीज, घोड़ा, बंगला, कार, जमीन जायदाद, सब कुछ, लेकिन सुकून नहीं खरीद सकते। सुकून यानी शांति को तो पाने के लिए आपको कुछ ऐसा मनोगत होना पड़ेगा, अंतस्थ होना पड़ेगा, और फिर वही साहित्य काम आता है। यही साहित्य की सबसे बड़ी सृजनात्मकता है, उसकी क्रिएटिविटी है, उसकी रचनात्मकता है। क्यों? क्योंकि साहित्य आपको आत्मान्वेषण करने देता है भैया, भीतर भीतर उभरने देता है, भीतर से करने लगता है। क्या होता है कि हम एक चीज के पीछे जाते हैं, वहां सुकून नहीं मिलता, फिर दूसरी चीज के पीछे जाते हैं, वहां सुकून नहीं मिलता, फिर तीसरी चीज के पीछे जाते हैं। साहित्य कहता है कि कुंडली कस्तूरी बसे, मृग ढूंढे बनमाए हैं, और अपने घट तो राम है, दुनिया समझे ना। शब्द को थोड़ा
बदलाव आ गया, लेकिन भाव यही है, आत्मा आत्मान्वेषण वो तो भीतर है। जब तक आप आत्म सर्जना नहीं करते तब तक आप सर्जनात्मक नहीं होते। साहित्य उसी आत्म सर्जना को क्रिएटिव बनाने की कोशिश करता है, उसी को रचनात्मक बनाने की कोशिश करता है। वही सबसे बड़ी चीज है साहित्य की, कि आप भीतर उतरते हैं, अपने अंदर जाते हैं, अंतस्थ होते हैं। देखिए, साहित्य अपने आप में ध्यान है, ध्यान है। आप एक कविता लिख के देखिए, अपने में नहीं रहते आप। आपने लिखा होगा, लिख करके देखिएगा। आज ही कविता लिखिए मेरे कहने से। जो मित्र कविता नहीं लिखे हों, देखिए भाई, मैं सबको कवि नहीं बनाने जा रहा, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि एक कविता जरूर लिखिए आज 10-15 लाइन की। आप महसूस करेंगे उस समय आप अपने में रहते ही नहीं। यह एक अंतःचेतना भीतर चली जाती है, वह ध्यान की प्रक्रिया है। एक ऐसा ध्यान जो बहुत सामाजिक भी है, उतना ही सामाजिक है, उतना ही सोशल है जितना भीतर से है। और जो आपके भीतर का आत्मान्वेषण है और जो भीतर की अभिव्यक्ति है, उसको समझने और उसकी रचनात्मकता को प्रकट करने का जो सबसे खूबसूरत अगर कोई साधन है दुनिया में मेरे हिसाब से, और सबसे लोकतांत्रिक साधन है, डेमोक्रेटिक इंस्ट्रूमेंट है कोई अगर है, तो वो साहित्य है। क्योंकि देखिए, जितने विचार हो सकते हैं दुनिया के, तुलसीदास ने शाक्तों को वैष्णवों को शैवों से जोड़ दिया। जोड़ा कि नहीं जोड़ा? हमारे जो नालंदा से मैं बात कर रहा हूँ, नालंदा में एक बहुत बड़े आचार्य हुए थे जो हिंदी कविता के जनक माने जाते हैं। सरापा नाम था, सरापा। वो नालंदा के श्री नालंदा महाविहार, जो कि पहला दुनिया का विश्वविद्यालय है, तक्षशिला पहला नहीं है क्योंकि वो एक मठ जैसा था। लोकतांत्रिक विश्वविद्यालय श्री नालंदा विश्वविद्यालय था, महाविहार कहते थे उसको। उसमें एक व्यक्ति संस्कृत का आचार्य था, उसका नाम था सरापा। सरापा को महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि कहा। लेकिन आप ये देखिए कि सरापा ने क्या किया, सारी धाराओं को जोड़ा अपने समय पे, बुद्ध को शैव से जोड़ा। आप उनकी कविता पढ़ के देखिए, हर कवि क्या करता है, जो पॉजिटिव कवि है, जो अपने समय को लक्षित करने वाला कवि, वो क्या करता है, सभी धाराओं को, सभी विचारों को, सभी मंतव्यों को, सभी तटों को एक साथ जोड़ देता है। अगर वो जोड़ता है तभी वो साहित्य है। जैसे एक जो माँ है, अच्छी माँ क्या करती है, उसके 4 बेटे होंगे तो क्या करेगी, चारों को जोड़ती है, कनेक्ट करती है। ये एक उसका अच्छा गुण है, क्योंकि कनेक्ट करने से उसके चारों बच्चे खुश रहेंगे, चारों को ले चलने की प्रक्रिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक जो संधि भावना है, जोड़ने की जो भावना है, संधि भावना, उससे जीवन में एक नया प्रसंग आता है। आप पॉजिटिव फील करते हैं। आपके घर में कहा ना तुलसीदास ने कि जिसके घर में अनुकूलन है वही घर सही घर है, जिसके घर में प्रतिकूलन है वो घर घर ही नहीं है, ये तुलसी ने कहा। तो आपका साहित्य इसलिए साहित्य है, साहित्य की शर्त ही है विचारों को समंजित करना, कनेक्ट करना। यही उसकी सर्जनात्मकता है, यही उसकी रचनात्मकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब साहित्य आप रचते हैं, मैं 5 मिनट कह के फिर आपके कुछ प्रश्न आमंत्रित अगर उर्वशी जी चाहेंगे तो मैं करूंगा। वो ये है कि जब आप साहित्य रचते हैं तो उसमें आप जिस इमेजिनेशन का प्रयोग करते हैं, कल्पनाशीलता का प्रयोग करते हैं मित्रों, वही कल्पनाशीलता सर्जनात्मकता है, क्रिएटिविटी वही है। आप कल्पना को माने जितनी उड़ान दे सकते हैं और उस कल्पना की उड़ान को जिस तरीके के शब्द आप देते हैं, देखिए हर जो दुखी है वो कवि नहीं हो सकता, हर समाज वंचित व्यक्ति कवि नहीं हो सकता, हर कोई रैदास नहीं हो सकता। समाज में वर्ण व्यवस्था को झेलने वाले इतने लोग हुए, लेकिन एक रैदास ही क्यों पैदा हुए? क्योंकि वह एक खास पिच पे चलते हैं, एक खास उनके अंदर भावनात्मकता है जो दूसरे के पास नहीं हो सकती। तो उनके पास किसी भी भावना को शब्द देने की तमीज है,
इसीलिए मैंने कहा कि जो कल्पना है वह कल्पना सबसे अच्छी सृजनात्मकता है और उस कल्पना को आपको विस्तृत करना चाहिए। विवेकानंद कहते हैं कि जब आप ध्यान करते हैं दृष्टि के साथ, ध्यान माने बाबा जी होना नहीं है, पहले मैं अपने इस व्याख्यान में बहुत इज्जत से क्लियर कर दूं। ध्यान का मतलब है अपने भीतर उतरना, अंदर आने की प्रक्रिया। आप अपने भीतर को झांकिए, अपने भीतर को देखिए। जब आप अपने भीतर को देखेंगे, जिसको मैंने अभी कुछ शब्दों पहले आत्मान्वेषण कहा, इनर सर्च कहा, तो आप देखेंगे कि आपके शब्द नए से नए मिलते चले जाएंगे, एक नई से नई दृष्टि आएगी, आपको दृश्यबंध अलग अलग प्राप्त होंगे। आप कभी कविता लिख के देखिए, जब आप अंदर उतरेंगे अपने, तो नए से नए दृश्य आपको मिलते चले जाते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे पंडित छन्नूलाल मिश्रा जब ठुमरी गाते हैं या दादरा या चैती या होरी गाते हैं, तो उनके गाने में जब कटाव पैदा करते हैं, किसी दोहराव को एक ही मतलब वाक्य को, एक ही पंक्ति को कई बार वो कटाव के साथ गाते हैं, एक ही पंक्ति को। यह जो कई बार गाने की प्रक्रिया है वो इमेजिनेशन है। एक ही लाइन को प्रभु जी, मान लीजिए चित्रा जी गा रही हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अब प्रभु जी तुम चंदन हम पानी को वो अनेक बार गाती है इसी वाक्य को, क्योंकि उसमें इमेजिनेशन लाने की कोशिश है। वही इमेजिनेशन सृजनात्मकता है, रचनात्मकता है, और वही साहित्य की भूमि भी है, जो संगीत की भूमि है, जो कला की भूमि, प्रकारांतर से वही साहित्य की भूमि। यद्यपि कला पेंटिंग जो है अलग है, संगीत अलग है, साहित्य अलग है, लेकिन तीनों की चूंकि सांस्कृतिक चित्ती एक है, इसलिए मैं ये मानता हूं कि जो सृजनात्मकता की भित्ति है वो लगभग दीवार ऑफ क्रिएटिविटी है, वो लगभग एक है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लेखक है उसकी जो क्रिएटिविटी, रचनात्मकता है, वो पाठक की रचनात्मकता को आमंत्रित करती है, इनवाइट करती है। जब आप एक क्रिएटिव भाव से कोई रचना करते हैं, लिखते हैं, तो पाठक की क्रिएटिविटी उससे जुड़ जाती है। अभी एक नया पद निकला है जो आप जानते होंगे, पाठ आलोचना, पाठ आधारित आलोचना, टेक्स्ट क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म बेस्ड ऑन द टेक्स्ट। तो जब आप कोई रचना लिखते हैं तो जो पाठ आपका तैयार होता है, उस पाठ में पाठक की सुरुचि भी शामिल होती है। जब आप लिख लेते हैं तो वह रचना आपकी नहीं रह जाती, ठीक है ना। जब तक आप लिखे रहते हैं वो रचना आपकी रहती है, लेकिन जब लिख चुके होते हैं वो रचना पाठक की हो जाती है। फिर उसमें पाठक की सुरुचि, उसका टेस्ट, उसकी दृष्टि उसमें शामिल होती है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक जो निरंतर है जीवन का, सुरुचि का, टेस्ट का, वो उस सृजनात्मकता में प्रकट होता है। और इस तरह से सृजनात्मकता साहित्य को प्रेरित करती है और साहित्य जो है सृजनात्मकता को सृजित करता है, और ये इन दोनों के बीच के रिलेशंस है। नमस्कार। अब कोई प्रश्न हो या जैसी आप चाहें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, साहित्य की सृजना पे आपने जो व्याख्यान दिया। नमस्कार सर, पूरी तरीके से आपने इस प्रकार व्याख्या कर दी कि अब हम लोगों को साहित्य इतना अंदर घुस गया कि अब साहित्य के बारे में किसी से बात करने के लिए हम लोगों के पास शब्दों का भंडार संकुल हो गया। सर मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे प्रतिभागी हैं सर से अपनी जिज्ञासा शांत करें, लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूंगा सर से कि आपकी एक कविता है, पूर्वी गीत नियन रचल बाड़ू हमरा में, अगर याद होगा आपको तो आपके मुखार बिंदु से सुनना चाहेंगे, जिज्ञासा सबकी शांत करने के बाद। अच्छा, वो तो कविता देखता हूँ, अगर वो कविता कोश पर है, वैसे वो अगर वो मिल जाती है तो मैं निकालता हूँ। 1 सेकंड का समय दे, 1 ही सेकंड लगेगा, अगर मिल जाती है तो। उसमें बनारस की ठुमरी और कोहबर की चर्चा आपने किया है। जी 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 जी, पता होता तो मैं कविताओं का और लेके बैठता जरूर। बाकी लोग अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं, सर से पूछे, कोई प्रश्न पूछना हो तो। हाँ, पूछना हो तो पूछे। प्रणाम सर। जी जी जी, पूछा जाए। सर्वप्रथम आपको धन्यवाद, आपने साहित्य के विविध आयामों को उद्घाटित किया। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगा। अवश्य अवश्य, तो अच्छा सत्संग हो जाएगा, प्लीज। इस कविता का शीर्षक पिता है।
ये समग्र पिता को समर्पित है प्रस्तुत कविता। पिता जरूर, पिता जरूर। जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता अंगुली पकड़े बच्चे का सहारा है। पिता कभी कुछ खट्टा कभी खारा है। पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है। पिता धोस से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है। पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है। पिता है तो बच्चों को इंतजार है। पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता एक छोटे से परिंदे का बड़ा आसमां है। पिता से ही माँ की विधि और सुहाग है। पिता परमात्मा के प्रति, जगत के प्रति आसक्ति है। पिता अपनी इच्छाओं का हनन एवं परिवार की पूर्ति है। पिता रक्त में दीव है, संस्कारों की मूर्ति है। पिता एक जीवन को जीवन का दान है। पिता दुनिया दिखाने का एहसान है। पिता सुरक्षा है अगर सिर पर हाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है, क्योंकि माँ बाप की कमी को कोई बांट नहीं सकता और ईश्वर भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता। विश्व में किसी भी देवता की तीर्थ व्यर्थ है यदि बेटे के होते माँ बाप असमर्थ है। खुश नसीब है माँ बाप जिनके साथ होते हैं, क्योंकि माँ बाप के आशीषों के हजारों हाथ होते हैं। शुक्रिया सर। बहुत सुंदर कविता सुनाई आपने। पिता को लोग लक्षित नहीं करते, लेकिन बहुत अपने सुंदर कविता। धन्यवाद सर। साधुवाद आपको। बहुत सुंदर कविता थी, बहुत सुंदर। और कोई कविता अपने? सर मैं कुछ जिज्ञासा है मेरी। हाँ बोलिए, अनुपम जी बोलिए। हाँ सर, इसमें आपने सर अभी बहुत अच्छा व्याख्यान दिया, बहुत हम लोग लाभान्वित हुए। मना चिकित्सा की बात कहा कि आपने साहित्य मना चिकित्सा करता है, तो क्या सर ये विरेचन से इसको हम जोड़ सकते हैं कि और कोई कॉन्सेप्ट है? हाँ, ये बहुत सुंदर आपने बात बताई, बिल्कुल नई दृष्टि आपने। मैं इस पूरे इस व्याख्यान की जो पूरी सृष्टि है उसमें सबसे सुंदर प्रश्न मानता हूँ। जो बिल्कुल सही आपने कहा कि मनुष्य का विरेचन भी इसमें आएगा। मैं इस नए सिरे से भी जब कहीं जाऊंगा तो इस पर बात रखूंगा। बहुत सुंदर बात कर रहे हैं, विरेचन को जोड़ना चाहिए इसमें। हेलो सर, प्रणाम। प्रणाम। ये तो यही कहता है। डॉक्टर सुषमा सर, मैं- डॉक्टर Yes, सुषमा sir. जी जी पूछिए। सर, ये कहना चाहूंगी साहित्य को लेके जो आपने इतना सुंदर विश्लेषण किया है, ये हम सभी जानते हैं कि साहित्य सृजनात्मकता है, बट साहित्य